प्रॉब्लम की जो पहली कैटेगरी थी उसकी पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें मैंने तुम्हें फ्रैक्शन वाले सवाल दिए थे, उसमें मैंने तुम्हें टोटल 3 इलस्ट्रेशन लिए थे। इसमें नंबर ऑफ़ इलस्ट्रेशंस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। इसमें हम लोगों को एक बार 5 टाइप के मैं सवाल ले रही हूँ, उसमें देखते हैं किस तरीके से तुम स्किल बनाते हो। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा एक ही रूल काम आएगा, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, बस और कुछ नहीं। आप प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करो और उसके अलावा जो आपको क्वांटिटीज़ है, ऑब्वियस है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है तो वेरिएबल 2 ही रहेंगे, एक्स एंड वाई, है ना। और किस चीज़ को वेरिएबल लेना है ये भी अक्ल होनी चाहिए, बराबर। वेरिएबल लेना तो है बट किसको वेरिएबल लेना है अगर यही नहीं पता रहेगा तो फिर कैसे चलेगा। तो वो वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो इंग्लिश स्टेटमेंट्स भी हैं उनको तुम्हें इंग्लिश भाषा से मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते आना चाहिए, दैट्स ऑल। फिर तो एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन तो तुम्हें आता ही है। चलो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आते हैं। क्या दिया हुआ है कि टेबल्स के बारे में बात हो रही है और चेयर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब टेबल्स और चेयर्स के किस बारे में बात हो रही है? क्या टेबल्स में कितने पाँव होते हैं इस बारे में बात हो रही है कि चेयर्स में कितनी टांगें होती हैं? ऑब्वियसली नहीं, उनकी कॉस्टिंग के बारे में बात हो रही है। तो इस बार हम लोगों को जो चीज़ लेट करनी पड़ेगी वो कॉस्ट को हम लेट करेंगे। तो इक्वेशन आ जाएगी कि लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 1 टेबल, जो आपने एक टेबल परचेज की है, एंड 1 चेयर, ठीक है, बी रुपीज़ एक्स एंड वाई, ठीक है। यूनिट्स डालना मत भूलना। तो ये हम लोगों ने कॉस्ट वाला न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो ये हम लोगों ने हमारा पहला लेट ले लिया। अब वो ये कह रहा है कि उसने मार्केट से 2 टेबल खरीदे और 3 चेयर खरीदे, तो उसने टोटल अपनी जेब से 2,000 रुपये निकाल कर दिए हैं, ठीक है। कितने टेबल खरीदे? 2, और चेयर्स कितनी खरीदी हैं? 3, और इसके लिए उसने पैसे कितने पे किए? 2,000, ठीक है। तो इससे हम लोग कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, पहली गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो चीज़ किस तरीके से है। 2 टेबल्स, तो टेबल्स को हम लोगों ने क्या माना है? एक्स। तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू टोटल कितने पैसे हम लोगों ने पे किए? 2,000। अगर एक टेबल का एक्स रुपीज़ है तो 2 टेबल का कितना रुपीज़ होगा? 2x होगा ना, ये ऐसे लिखा है। अगर एक चेयर का वाई रुपीज़ है तो 3 चेयर का कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ वाई। तो ये एक इक्वेशन देखकर हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट में आओ। नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि आपके पास 3 टेबल्स हैं और चेयर सब कितनी कर दी हैं? 2, मतलब इंटरचेंज कर दिया है। तो याद करो सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन का ये कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 2। तो इसके हिसाब से अगर मैं सेकेंड कंडीशन बनाऊं तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, ठीक है, ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी? आपके पास अभी 3 टेबल्स हैं तो यानी कि टोटल कॉस्ट 3x प्लस 2 चेयर्स यानी कि 2y, तो ये हो जाएगा 2500। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी कैसा है, आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो पहले x का था वो y का हो गया, जो y का है वो x का हो गया। तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसे सवालों को हम सॉल्व ऐसे करते हैं कि जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें एक बार ऐड कर लेते हैं और उन्हें एक बार सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तुम चाहो तो एलिमिनेशन, एडिशन, ग्राफिकल मेथड, क्रैमर रूल कैसे भी करो, ठीक है। बट कैसा है, एक अप्रोच होती है ना कि एक सवाल को देख के इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे क्रैमर रूल तो सभी में बेटर होता है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, पहले एडिशन कर ले रही हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा अगर ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 2000, और यहाँ आएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 2500, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं तो ऐड का सिंबल, तो ये चीज़ कितनी हो गई? 5x प्लस 5y इक्वल टू ये आ गया 4500, राइट। अब यहाँ से जैसे मुझे दिख रहा है कि 5 को मैं कॉमन निकाल कर वहाँ पे अगर डिवाइड में ले जाऊँगी तो वो कट जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 900। तो यहाँ से हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 3। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे? इसी इक्वेशन को जैसे हमने ऐड किया था तो यहाँ पे इक्वेशंस को हम लोग सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबट्रैक्शन में आ जाते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2000, और फिर 3x प्लस 2y इक्वल टू 2500,
500। सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन चेंज कर दिए फटाफट उठाकर। तो देखो ये एक चीज़ क्या हो गई, माइनस ऑफ 1x यहाँ पे प्लस ऑफ 1y इक्वल टू ये माइनस ऑफ 500। 1 लिखने की वैसे कोई नीड होती नहीं है, तो ये आ गई मेरे पास आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब जो ये दो इक्वेशंस आई हैं, इन इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इन लोगों को अगेन हम लोग फिर से एक बार ऐड कर लेंगे और एक बार या मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे x के आगे नेगेटिव की साइन है और यहाँ पे x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव। तो बेटर रहेगा कि जब अपोजिट साइन है तो एडिशन कर लेते हैं, साइन चेंज करने का झंझट नहीं होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू वहाँ कितना आ गया 900 और यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया माइनस 500। ऐड कर रहे हैं तो ऐड करते वक्त क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, ये हो गया 2y इक्वल टू कितना 400। सो देयरफॉर यहाँ से y की वैल्यू आ गई 200, राइट। तो ये मैंने y ऑब्टेन कर लिया। अब जैसे ही हमने y ऑब्टेन कर लिया है, हमें x भी ढूंढ लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x ढूंढने का काम शुरू करो। तो देखो तुम्हारे पास x कितना निकल कर आता है, ठीक है, कहीं भी पुट कर देना। तो मैं जहाँ भी पुट की हूँ, लेट्स से x प्लस वाई इक्वल टू 900, अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ कि पुट y इक्वल टू 200 इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ऐसा अगर मैंने पुट किया तो देयरफॉर वो चीज़ कैसी हो जाएगी, x प्लस 200 इक्वल टू 900। तो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 700, ठीक है, मिल गया हमको x की वैल्यू। अब रीड करते हैं कि सवाल क्या पूछा है, ठीक है। तो सवाल पे आते हैं। अब कई बार ना सवाल में ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल, तो हमारा आंसर ना वहीं पे एंड हो जाता कि जो आपका टेबल है उसकी कॉस्ट आई 700 रुपीज़ और जो चेयर आई उसकी कॉस्ट आई 200 रुपीज़। लेकिन इस बार सवाल में उसने देखो तुमसे क्या पूछा है, फाइंड दी टोटल कॉस्ट, ठीक है। क्या किस चीज़ की टोटल कॉस्ट निकालनी है, एक टेबल और 5 चेयर, यानी कि अगर आपने एक टेबल और 5 चेयर खरीदी होती तो कॉस्ट क्या बनती, ठीक है। तो अभी फिर से कर लेते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन में तीसरी कंडीशन भी दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन हम लोगों ने टेबल कितना खरीदा है, एक। तो टेबल को वैसे भी हम लोग कौन से वाले वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, एक्स, तो एक्स प्लस, और चेयर्स कितने खरीदे हो 5, तो 5y। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कितनी बनी हुई होगी, तो यही टोटल कॉस्ट तुम्हें ढूंढनी है। तो बस वैल्यूज पुट कर दो। तो देयरफॉर x की जगह 700, 5 टाइम्स ऑफ y की जगह 200। अब अगर तुम इसको ऐड कर लोगे तो यहाँ से टोटल कॉस्ट तुम्हारी निकल कर आ जाएगी 1700 रुपीज़। तो यहाँ पे बस अब लास्ट लाइन लिखना है, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड करके आपका 5 चेयर्स इज रुपीज़ 1700। तो अब क्या होगा कि तुम्हें टेबल चेयर की जगह कुछ भी हो सकता है, पेन पेंसिल, ठीक है, और उसके अलावा एनीथिंग, कुछ भी, फ़ैन लिया है, कुछ भी, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे केस में कभी भी ये सवाल आए, उनको अटेम्प्ट करने का तरीका यही रहेगा कि एक की कॉस्ट एज्यूम कर लो और फिर कंडीशंस बनाते जाओ। जैसे कि ये वाला एक सवाल इलस्ट्रेशन में देखते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये वाला कॉस्ट वाले में आ जाते हैं। तो देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कोच ने कुछ सामान खरीदे, तो इस बार चेयर और टेबल की जगह बैट और बॉल है। ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दे रही हूँ, राइट, इसको तुम बना सकते हो क्योंकि तो 3 बैट है और 6 बॉल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक बैट की कॉस्ट हमने कितनी ली होगी ₹X, और एक बॉल अगर तुम खरीदोगे तो उससे कॉस्ट निकल के आएगी ₹Y। तो ऐसे में तुम्हारे पास 3 बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं, इनकी कॉस्ट होगी 3900। तो बताओ पहली कंडीशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना 3900। समझ रहे हो। अच्छा, अब आगे क्या बोला है नेक्स्ट में, वैसे दिख रहा है कि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, बट मैं जानबूझ के इसको 3 के टेबल से डिवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन में अभी और भी कुछ दिख रहा है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट कंडीशन बोली है, शी बाइज, ओके, मतलब कोच एक लड़की है, बहुत अच्छी बात है। तो शी बाइज अनादर बैट, मतलब अब वो एक बैट और खरीदती है। अब मैं बताती हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा वाला ब्लंडर क्रिएट किया था पिछले साल एक महान प्राणी ने। उसने ये कहा कि देखो पहले से 3 बैट हैं, उसने एक और खरीद लिया, तो अब कितने हो गए 4। तो उस इंसान के हिसाब से कंडीशन बन रही थी 4x, और वो ये कहता है कि पहले से 6 बॉल थी और उसने अभी और 3 बॉल खरीद ली, तो अब कितनी हो गई 9y।
अरे ये बात ट्रू है कि अब टोटल बैट 4 हो गए, टोटल बैट 9y मतलब 9 हो गए, बट हम बैट या बॉल की गिनती नहीं कर रहे हैं, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो अभी अगर वो एक ही बैट खरीदेगी तो उसको एक ही बैट का पैसा पे करना पड़ेगा ना, या फिर दुकानदार ये बोलेगा कि नहीं मैडम पिछले महीने तो आप 3 बैट भी खरीद के लेके गए थे, उस 3 बैट का भी फिर से दे दो और इस बैट का एक बार और दे दो। ऐसा तो नहीं होता है। तो अभी उसने एक ही बैट खरीदा है, ठीक है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, कंफ्यूज करने के लिए रहती है कि एक इंसान 3+1 करके उसको 4 कर दे। तो अगर कभी भी ऐसा सवाल आया कि शी बाइज अनादर बैट, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, उसको अनादर यानी कि उसको ही रखना है, पुराने वाले के साथ काउंट नहीं कर लेना है। तो ये हो जाएगा x एक ही खरीदा है, 3 मोर बॉल्स यानी कि 3y। तो अब उससे देखो पैसे कितने पे करने पड़ रहे हैं आप लोगों के, 1300। अभी इस चीज़ को अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दी होती इस वाली को, तो ये क्या बन गई होती, x + 2y = 1300। अब मेरे हिसाब से तुम ये 2 इक्वेशन सॉल्व कर लोगे और x और y की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको सॉल्व करने में। बस इस चीज़ से हमने सीखा क्या कि अगर कल को ऐसा कोई वर्ड आए कि अनादर बैट, तो एक ही खरीदा है और उस एक में प्रीवियस वाले को ऐड मत कर लेना। इसका मैं आंसर बता देती हूँ। एक बैट का कॉस्ट यहाँ पे आता है आपके पास 500 और एक बॉल की कॉस्ट आती है तुम्हारे पास ₹50, ठीक है। टैली करके देख लो कि तुम्हारा आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, अब आगे सिचुएशन को बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, मतलब वो तुमसे इक्वेशन बनाने को कह रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है, और ज्योमेट्रिकली भी। तो फिर साथ में वो तुमसे ग्राफ बनाने को बोल रहा है, ये वाला काम मत करना। इसमें कहीं पे भी तुम्हें बैट और बॉल की कॉस्ट नहीं पूछी थी, बट फिर भी अपन ने निकाल लिया क्योंकि एल्जेब्रिकली इक्वेशन लिखने के बाद तो निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरी कैटेगरी के सवाल में। दूसरी कैटेगरी दी है क्या मैंने, अच्छा नीचे की तरफ तो कुछ नहीं है, ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे एक सवाल है, अच्छा इसको बाद में करेंगे ये, क्योंकि आपके कॉस्ट वाला तो नहीं है, नंबर वाला है, देखते हैं इसको, लेकिन बाद के लिए ये वाला सवाल आ जाते हैं। ये सवाल मेरे फेवरेट सवालों में से एक है, ठीक है। अब ये सवाल इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसको ना बहुत सारे लोग ना कठिन समझ के छोड़ देते हैं, बल्कि कठिन बिल्कुल नहीं है। अगेन मैं तुमसे कहती हूँ, इस सवाल जैसे मैंने ये एक सवाल दिया है, इसके जैसा मैं सोच रही थी कि तुम्हें एक सवाल और दूँ, फिर मैंने बोला कि रहने देते हैं, वो तुम लोग खुद करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइब्रेरी है, लेंडिंग लाइब्रेरी, मतलब जो आपको बुक्स घर ले जाके पढ़ना अलाउ करती है। कई लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं खड़ूस की नहीं, यहीं बैठ के पढ़ो, तो ये लेंडिंग लाइब्रेरी है, ओके। उसने बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पढ़ने जाओगे तो 3 दिन पढ़ाई करने के लिए वो तुमसे कुछ फिक्स चार्जेस लेगा। फिक्स चार्जेस का मतलब हो सकता है तुमसे बोले कि 3 दिन के 10 रुपये दे दो, 3 दिन का 50 रुपये दे दो, 3 दिन का 100 रुपये दे दो, सच दैट फिक्स चार्ज। तो यहाँ पे एक वर्ड हम लोगों को मिल गया, फिक्स्ड चार्ज, ओके। 3 दिन का फिक्स चार्ज लेता है एंड एडिशनल चार्ज, और भी पैसा लेता है। जैसे अगर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाने जाएं तो जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, लेट से मैंने कोई एक डिश ऑर्डर की है, जिस चीज़ को तुमने खाया, अगर मान लेते उसकी कॉस्ट लेट से 700 है, तो 700 का तो तुम बिल पे करते ही हो, प्लस साथ साथ में वो और भी टैक्सेस जोड़ लेता है कि इसका टैक्स, उसका टैक्स, ये जीएसटी, वो जीएसटी, मतलब एक्स्ट्रा भी पैसे हम पे कर रहे हैं। तो वैसे ही वो लेंडिंग लाइब्रेरी आपसे एक फिक्स अमाउंट का चार्ज तो लेती ही लेती है, प्लस आपसे एडिशनल चार्जेस भी ले रही है। किस लिए? ऐसी कि हम पंखा चालू करके दे रहे हैं इस खुशी में? नहीं, पढ़ो जरा सवाल को आगे। एडिशनल चार्ज यहाँ पे लिया जा रहा है किस काम के लिए? डे देयर आफ्टर, यानी कि अगर तुम 3 दिन के बाद वहाँ पर जाओगे, चौथे दिन अगर गए, तो चौथे दिन के लिए आपको फिर और पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ करके मैं? जैसे कि इस सिचुएशन को ऐसे समझते हैं, एक रूम में मुझे रुकना था, ये रूम मुझे रहने के लिए चाहिए, लेकिन जो होटल का मालिक है वो ये कहता है कि ये रूम हम लोग 3 दिन के लिए तो देते ही हैं। मतलब अगर मैं 3 दिन से उसको कम बोलूँगी कि 3 दिन के लिए से कम मुझको ये होना, तो वो मुझे मना कर दे रहा है, 3 दिन के लिए चाहिए। फिर लेकिन मुझे रुकना था, बोलता है या तो 3 दिन या तो 6 दिन या तो 9 दिन, ऐसे मल्टीपल्स में चलो। 3 दिन का मान लेते हैं, वो मुझसे 50 रुपये ले रहा है, तो यहाँ से वो मुझसे 6 दिन का फिर कितना ले लेगा? डबल 100। 9 दिन का कितना ले लेगा? 150। लेकिन मान लेते हैं मुझको तो 4 ही दिन रुकने, तो उसने क्या किया, अब मैं बोलूँगी कि तुम 3 दिन का पैसा लो, तो वो होटल वाला बोलेगा नहीं, तो मेरा 1 दिन का नुकसान हो जाएगा।
तो होटल वाला बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, आप 6 दिन का दे दो। तो उससे मैं बोलूँगी नहीं, मैं 2 दिन का ज़्यादा क्यों दूँ। तो उन्होंने ना एक बीच का रास्ता निकाला कि देखो 3 दिन का तो हम लेते ही हैं 50 रुपीज़, प्लस आप 1 दिन का अलग से दे देना जितना भी 1 दिन का बनेगा। तो वहीं पे यही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी 3 दिन के लिए कुछ पैसे लेती है तुमसे, फिक्स्ड मतलब फिक्स सभी के लिए सेम, और आप फिर उस 3 दिन के अलावा और कितने दिन वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो या कितने दिन वहाँ से बुक्स ले रहे हो, ठीक है, उस चीज़ के हिसाब से वो फिर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करती है। तो अभी जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी वाला सवाल आया है, इसके बदले तुम्हें ऐसा सवाल भी देखने को मिल सकता है कि एक कॉलेज का हॉस्टल है, हॉस्टल में रहने के लिए आपको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना पड़ता है, ठीक है, कि इतना रुपए आपको महीना देना ही पड़ेगा। प्लस वहाँ पे हॉस्टल का मेस है, अगर उस मेस में आप खाना खाओगे जितने दिन उतने दिन का आप अलग पैसा पे करोगे। तो ऐसे में इस बार फिक्स्ड चार्ज वो किसको रख रहा है, रहने को, और एक्स्ट्रा पैसा वो किस बात का ले रहा है कि जितने दिन खाना खाओगे, 5 दिन खाना खाओगे तो 5 दिन का इतना, 4 दिन खाओगे तो 4 दिन का इतना, ठीक है। या फिर ऐसा भी ये सवाल मिल सकता है कि एक टैक्सी चला रहा है, टैक्सी वाला बोलता है कि जैसे ओला वगैरह में अगर तुम करो तो ओला वाले का कैसा रहता है कि इतने किलोमीटर्स का इतना इतना हम लेंगे, और अगर इतने किलो में मतलब वो रेंटल अगर आप लो तो ठीक है, अगर आप रेंटल लोगे तो इतने किलोमीटर्स का हम इतना लेंगे, और अगर मान लेते हैं इससे 1 किलोमीटर भी मतलब थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा अपन गए तो फिर इतना रुपए हम आपसे चार्ज करेंगे, समझ रहे हो। तो एक फिक्स चार्ज होता है और एक होता है एडिशनल चार्ज। तो ये वर्ड प्रॉब्लम कौन सी कैटेगरी का है, एक फिक्स चार्ज वाला है और एक एडिशनल चार्ज वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को क्या करते हैं, आपको वेरिएबल यानी कि इस बार अननोन एक एक्स लेना है और एक वाई लेना है, तो एक्स और वाई किसको लिया जाता है, फिक्स चार्ज को लिया जाता है और एडिशनल चार्ज को लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे इस चीज़ को कि लेट द फिक्स्ड चार्ज को हमने यहाँ पे कितना मान लिया कि फिक्स चार्ज यहाँ पे कितना है, बी रुपीज़ एक्स, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज है रुपीज़ एक्स। अब साथ में एडिशनल चार्ज भी ले रहा है, तो एडिशनल चार्ज यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बी रुपीज़ वाई, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब पढ़ो रुपीज़ वाई फॉर ईच डे, ठीक है, हर दिन का वाई रुपीज़ ऐसा। तो अब आगे सवाल रीड करते हैं, सवाल में वो क्या कहना चाह रहा है। सरिता पेड ₹27, सरिता नामक लड़की ने 27 रुपये दिए, ठीक है, किस काम के लिए दिए, 7 दिन के लिए उस लड़की ने किताब लेकर गई थी वो घर। तो अब बताओ 7 दिन जो किताब लेकर गई हैं, 7 डेज में से मतलब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, टोटल डेज उसने अपने पास किताब रखी 7 डेज, 7 डेज में से 3 डेज तो क्या थे उसके फिक्स थे, और बाकी के 4 डेज उसके किस में आ गए होंगे, एडिशनल वाले में आ गए होंगे, तभी तो टोटल 7 हो रहा है ना। तो 3 डेज जो फिक्स थे उसके लिए रुपीज़ लिया गया एक्स, और जो 4 दिन उसने एडिशनल किताब रखी तो 1 दिन का वो वाई रुपी लेता है, तो 4 दिन का कितना लिया होगा 4y, सच दैट कि दोनों 4 दिन के पैसों का मिलाकर वो टोटल रुपीज़ कितना बैठता है 27। तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ऐसे बनाते हैं फिक्स कंडीशंस अगर चार्ज वाले सवाल आते हैं, एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज वाले, तो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बोलते हैं, एक दूसरी लड़की है सूसी, सूसी ने 21 रुपीज़ पे किए और उसने बुक्स रखी थी 5 दिन के लिए, ओके। तो अब जो तुम्हारे पास सूसी नामक लड़की है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने बुक्स रखी है 5 डेज़ के लिए, तो 5 डेज़ में से 3 डेज़ तो उसके कौन से वाले हो गए, फिक्स वाले हो गए, और जो आपके 2 दिन है वो उसके कौन से हो गए, एडिशनल हो गए। तो जब वो 3 दिन के लिए किताब रख रही है तो एक्स रुपीज़ लगेंगे, लेकिन 1 दिन एडिशनल में 1 दिन का वाई रुपीज़ लेता है, तो 2 दिन का कितना लेगा 2y, सच दैट कि टोटल सम कितना बैठेगा 21, ठीक है। अब तुम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, मैं अब इक्वेशन सॉल्व नहीं करूँगी, तुम्हें सिर्फ एक्स और वाई किस तरीके से लेना है ये चीज़ें सिखाऊंगी। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी ₹15 और वाई की वैल्यू आ जाएगी ₹3। तुम टैली कर लेना और चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे अपन ने लाइब्रेरी वाला केस लिया, 2 सवाल इसके और भी क्रिएट हो सकते हैं कि हॉस्टल में रहने के लिए फिक्स चार्ज और हॉस्टल में खाने के लिए एडिशनल चार्ज। तो उसमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक लड़के ने मान लेते 5,000 रुपये दिए, तो 5,000 में से वो हॉस्टल में उसका जो रहने का खर्चा है वो तो फिक्स है, मान लेते हो महीने में रहे ही ना, पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ घूमता रहे, लेकिन उसको पैसा देना ही है, तो एक्स तो फिक्स रहेगा ही रहेगा।
लेकिन मान लेते हैं 5 दिन वो खाना खाता है, तो 5y + 5y = उसने टोटल बिल कितना पे किया, 5000। ठीक है बस। या फिर टैक्सी वाला एक केस आ सकता है। तो एडिशनल और फिक्स चार्जेस वाले सवालों को कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। तो पहली कैटेगरी हम लोगों ने अभी कौन सी देख ली, कॉस्ट वाले में पहली देख ली कि अगर इस तरीके से टेबल, चेयर, बैट, बॉल, पेन, पेंसिल ऐसे सवाल आ सकते हैं। और उसमें फिर मैंने तुम्हें एक इलस्ट्रेशन ये दिया था करके कि अगर इस तरीके का आएगा अनादर बैट, तो अनादर बैट मतलब सेकेंड कंडीशन में आपको उसको 1 ही लेना है। कई लोग उसको 3 + 1 4 कर देते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड कैटेगरी हम लोगों ने देखी एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज वाला। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, देखो अब यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी फेमस रहते हैं इस टाइप का। आई थिंक तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी एक सवाल है, तो इसका मैं एक ही कैटेगरी बता रही हूँ। इसमें देखो क्या बोला है, एक आदमी है, उसके पास 20 पैसे के कॉइन्स हैं, पता नहीं कौन सा जमाने का है, और 25 पैसे के भी कॉइन्स हैं उसके पर्स में। इफ ही हैज ₹50 कॉइन्स, ठीक है, इन ऑल टोटलिंग ₹11.25, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप डज ही हैव। तो सबसे पहले हम लोगों को उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। देखो सवाल में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है, बस इस लाइन को देखो। इफ़ ही हैज़ 50 कॉइन्स, मतलब एक आदमी के पास 20 पैसे का सिक्का है और उसके पास एक 25 पैसे वाला भी सिक्का है। 20 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, ठीक है, हाउ मैनी, वो हमको नहीं पता, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन BX। ठीक है, जो आपके पास 20 पैसे वाला सिक्का है उसको हमने मान लिया X। वैसे ही उसके पास 25 पैसे के भी सिक्के हैं, लेकिन कितने हैं वो हमको नहीं पता, तो हम उसको मान लेते हैं कि नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन B रुपीज़, आपका मतलब कॉइन BY, क्वांटिटी रुपीज़ नहीं। ठीक है, 20 पैसे के, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 2 रुपये के 6 सिक्के हैं, तो वैसे ही उसके पास 20 पैसे के X कॉइन्स हैं। अब देखो ये स्टेटमेंट क्या लिखी है, इफ़ ही हैज़ 50 कॉइन्स, यानी कि अगर वो सिक्के गिनना शुरू करता है, पैसे गिनना नहीं शुरू कर रहा कि 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, वो सिर्फ नोट गिन रहा है या फिर सिर्फ सिक्के गिन रहा है, तो वो ये देखता है कि उसके पास टोटल सिक्के 50 है। ठीक है, इन दोनों के नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन प्लस नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन, ऐसा करके उसके पास टोटल कॉइन्स 50 है। मैं 50 रुपये नहीं बोल रही हूँ, मैं 50 कॉइन्स कह रही हूँ। तो ऐसे केस में तुम ये कह सकते हो कि उस इंसान की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी कि नंबर ऑफ 20 पैसा कॉइन, ठीक है, 20 पैसा के कॉइन्स प्लस नंबर ऑफ आपके 25 पैसा के कॉइन्स मिलाकर उसके पास ऐसे कितने कॉइन्स है, 50। तो ये चीज़ कंडीशन बन जाएगी X + Y = 50। तो 50 सिक्के थे उसके पास, अच्छी बात है। अब वो बोल रहा है कि उसने सिक्के गिनने के अलावा पैसे भी तो गिनेगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं। तो वो ये देखता है कि उस बेचारे के पास सिक्के भले ही 50 हो, लेकिन उसके पास रुपीज़, उन सारे पैसों को मतलब काउंट करने के बाद उसके पास पैसे कितने क्रिएट होते हैं, 11.25। ठीक है, सिर्फ 11.25 रुपीज़। ओके, मतलब इसका इससे इसके पैसे प्लस इसके पैसे = 11.25। तो ये जो हमने X अज्यूम किया है, ये X क्या है, ठीक है, ये X क्या है, ये X आपकी गिनती है, ठीक है, कि इतने सिक्के मेरे पास हैं। तुम ये सोचो, अब अगर मेरे पास 1 रुपए के 6 सिक्के होते, तो बताओ मेरे पास कितने पैसे होते, मेरे पास होते ₹6। क्यों, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का है। इमेजिन करो मेरे पास 4 रुपए का सिक्का होता, जो कि होता नहीं है, तो बताओ मेरे पास कॉस्ट कितना होता, फिर कॉस्ट होता मेरे पास ₹24। तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस कॉइन की कीमत मल्टीप्लाई बाय ऐसे कितने कॉइन्स हैं, राइट। तो ऐसे में अगर मैं पूछूंगी कि 25 पैसे के उसके पास कॉइन्स थे, तो उस 25 पैसे की कॉइन्स की वजह से उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, टोटल वैल्यू ऑफ 20 पैसा कॉइन। तो तुम कहोगे कि एक कॉइन की वैल्यू तो 20 है और ऐसे कॉइन्स उसके पास है 20x। तो ये 20x है, लेकिन रुपीज़ नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि यहाँ पे 20 जो है वो पैसा है इसकी यूनिट। तो रुपी, पैसा को हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम रुपीज़ में, डिवाइड बाय 100, तो ये चीज़ हो जाएगी X/5, यानी कि उसके पास 20 पैसे की वजह से इतने रुपए। वैसे ही उस बेचारे के पास क्या है, 25 पैसे के भी कॉइन्स हैं,
तो टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज, नॉट रुपीज, 25 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 25 पैसे का कॉइन है, ठीक है, और ऐसे उसके पास वाई कॉइन्स हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 25 वाई। बट ये 25 पैसा है, हम इसे रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हैं। रुपीस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन में यहाँ पे रुपीस दिया है, अगर यहाँ पैसा दिया होता तो फिर पैसे में ही रखते। तो जब तुम इसे कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो जाएगा 25 वाई अपॉन 100, तो काट के आ गया y/4। तो 20 पैसे की वजह से इतने पैसे और 25 पैसे की वजह से इतने पैसे, तो टोटल उसके पास कितना अमाउंट आ गया? टोटल अमाउंट अगर मैं निकालने को बोलूँगी कि टोटल अमाउंट कितना, तो तुम कहोगे टोटल अमाउंट में x/5 और y/4 को ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो जाएगा 4x + 5y अपॉन में 20, और टोटल कॉस्ट तुमको दिया हुआ है 11.25। फिर ये जो 20 है यहाँ मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 4x + 5y = 225। ये ऐसे। तो याद रखना, जब भी ये वाले सवाल आते हैं ना, 5 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, तो इसमें अपन लेट किसको करते हैं? उसकी कॉस्ट को लेट नहीं करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी को लेट करते हैं कि कितनी 5 रुपए के नोट हैं या कितने 500 रुपए के नोट हैं, ठीक है। और आपको हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ दिया होगा कि टोटल नोट बराबर इतना, तो उससे कंडीशन बन जाएगी। और सेकंड कंडीशन के लिए आपको फिर कॉस्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर कॉस्ट कैसे निकालते हैं? जितनी उस पैसे की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय जितने आपके पास वो सिक्के या उतने आपके पास रुपए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना। तो जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से x और y ये दो वैल्यूज तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो दोनों ही वैल्यूज इस केस में निकल कर आती हैं 25, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और देख लेते हैं कोई सवाल बच गया है तो उसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। हाँ, एक ये बच गया है रीना वाला, ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। रीना हैज़ पेन्स एंड पेंसिल विच टुगेदर आर 40। अब ध्यान से सुनना, रीना के पास उसके बैग में पेन है और पेंसिल्स है, और उसके पास टोटल पेन और पेंसिल मिलाकर 40 है। यहाँ पे रुपीज़ की बातचीत नहीं हो रही है, तुम पूरा सवाल लगे तो एक बार रिपीट कर लो। तो जब रुपीज़ की बातचीत ही नहीं हो रही है तो हम लोग कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹x ऐसा लिखेंगे क्या? नहीं। कॉस्ट की जब बातचीत ही नहीं हुई तो कॉस्ट को लेट ही क्यों करना? यहाँ तो कितने पेन है और कितने पेंसिल ऐसे बात हो रही है। तो मान लेते हैं कि रीना के पास जो नंबर ऑफ पेन्स हैं उसके पास x, और जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं वो उसके पास नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं आपके y, ठीक है, इस तरीके से। तो अब रीना जब गिनती करने बैठती है कि मेरे पास पेन प्लस पेंसिल कितनी है, तो रीना ये देखती है कि पेन प्लस पेंसिल मिला के उसके पास टोटल कितने हैं? 40। तो इस हिसाब से एक इक्वेशन यहाँ बन गई कि x + y = 40। चलो बस अब हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ़ शी हैज़ 5 मोर पेंसिल्स, मतलब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से रीना मार्केट गई और वहाँ जाने के बाद, ठीक है, अब उसने 5 और पेंसिल्स खरीद ली, ठीक है। वही फ्रैक्शन जैसे सवाल, नाउ नंबर ऑफ पेन्स और नंबर ऑफ पेंसिल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसने अभी 5 मोर पेंसिल्स खरीद ली, तो पहले से पेंसिल x थी, 5 और खरीद ली, तो अब पेंसिल्स कितनी हो गई? x + 5। लेकिन अब उसने क्या किया, अपने बैग से 5 पेन्स निकाल के किसी को दे दिए। तो ऐसे केस में उसके पास अभी पेन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले y थी तो अभी 5 उसने किसी को दे दिए, यानी कि y - 5, ठीक है। बट इससे कोई कंडीशन तो बनी नहीं, तो कंडीशन बनेगी ना। सवाल आगे रीड करते हैं। ऐसा करने के बाद द नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स, यानी कि अब उसके बैग में जितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं अब वो 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई किसके? नंबर ऑफ पेन्स के। बस अब तुम्हें यहाँ पे डाल देनी वैल्यूज़। तो अभी फ़िलहाल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है? x + 5, और नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं आपके पास? y - 5। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी? x + 5 = 4y - 20। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई x - 4y = -25। तो ये हो गई आपके पास सेकंड कंडीशन, ये हो गई तुम्हारे पास फर्स्ट कंडीशन। दोनों को सॉल्व कर लोगे तो वहाँ से x और y की वैल्यू तुम्हारे पास हाथ में निकल कर आ जाएगी, ठीक है। आंसर मैं इसका लगे तो बता देती हूँ। तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ पेन्स निकल कर आएंगे, नंबर ऑफ पेन्स आएंगे 13, और पेंसिल्स निकल कर आएंगी 27, ठीक है। तो ये वो कैटेगरी थी जिसमें हम लोग उनकी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी
या फिर उस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट के बेसिस पे सवाल करते थे। जो तुम्हारा पहला सवाल था उसमें ऑब्जेक्ट की कॉस्ट के बारे में बातचीत की गई थी, इसीलिए अपन ने कॉस्ट को लेट किया। ठीक है, जो सवाल नंबर 2 था उसमें देखते हैं क्या था। इसमें दोनों इन्वॉल्व थे, इसमें आपको कॉस्ट भी देखो रुपीस बोल दिया है, तो मतलब यहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व थी, और 50 कॉइन्स बोला है मतलब गिनती, तो यहाँ पे उनकी क्वांटिटी भी इन्वॉल्व थी। तो इसीलिए यहाँ पे एक इक्वेशन किससे बनेगी, एक बनेगी क्वांटिटी से और दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, कॉस्ट से। तो क्वांटिटी से कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अपन को पता है कि कितनी क्वांटिटीज़ है मल्टीप्लाई बाय एक की वैल्यू कितनी है। अच्छा, ये वाला सवाल किसके बारे में था, ये वाला सवाल प्योरली कॉस्ट के बेसिस पे था, इसमें क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं था। लेकिन हाँ, इसमें जैसे फर्स्ट सवाल में कैसा देता है, 1 बैट 3 बॉल, ऐसा दिया नहीं था, ऐसे में उसने टोटल दे दिया था, तो टोटल को हमने इस तरीके से स्प्लिट कर लिया करके। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखना। ये वाला जो सवाल है इसमें कॉस्ट के बारे में कहीं भी बातचीत नहीं की गई है, ये टोटल सवाल अगेन क्वांटिटी वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे अपन ने लेट भी क्या किया है, नंबर ऑफ पेन्स एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स। अच्छा, उसके बाद ये वाला देखो, ये वाला सवाल कॉस्ट का है। देखो पहली कंडीशन में रुपीज़ वर्ड आ गया मतलब कॉस्ट का है, और सेकंड कंडीशन में भी रुपीज़ वर्ड आ गया मतलब ये भी कॉस्ट का है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो लेट करेंगे वो लेट ऐसा नहीं करेंगे लेट द नंबर ऑफ बैट बी एक्स, बल्कि यहाँ पे लेट क्या करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹6। तो कॉस्ट को कब लेट करना है और नंबर को कब लेट करना है, ये सवाल को रीड करके तुम्हें समझना पड़ेगा। क्लियर है। और मान लेते हैं कि अगर कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों एक साथ आ गई, तो फिर क्वांटिटी को लेट करना और क्वांटिटी से फिर बाद में कॉस्ट निकालना। इस पर लगे तो मैं डिस्कशन कर लेती हूँ कि मान लेते हैं ये एक पेंसिल है तुम्हारे पास, ये आती है 3 रुपये की। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कितने की आती है, 3 रुपये की आती है। तो ऐसे में हमने मान लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल्स मुझे ख़रीद कर लेकर आनी है 7। ठीक है, तो बताओ मैं घर से कितने पैसे लेकर जाना चाहिए मुझे। मैं बोलूँगी एक पेंसिल आती है 3 रुपये की और लेनी है 7, तो इतना कॉस्ट हमको लेके जाना चाहिए। कैसे निकाला हमने कॉस्ट, कि कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स खरीदनी है उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल से, बराबर ऐसे, तो हमें कॉस्ट मिल गया। तो वैसे ही जो मैंने वाला सवाल दिया था 20 पैसे वाला, कि ये एक सिक्का है 20 पैसे का, ऐसे आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने ले लिया हमने, x। ठीक है, और एक कॉइन की कॉस्ट कितनी है, तो 20 पैसे का कॉइन है तो उसकी कॉस्ट है 20 पैसा। ठीक है, 20 पैसा, रुपीज़ काट दिया है मैंने, यहाँ ये काट दिया है। तो अब बताओ टोटल कॉस्ट अगर मैं निकालने को बोलूँ तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, ये ऊपर वाले को अगर देख लोगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स की जगह क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की जगह आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 कॉइन। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं x, और कॉस्ट ऑफ 1 कॉइन है 20, इसीलिए आया 20x। समझे उस वक्त मैंने 20x कैसे लिखे थे। तो जब कॉस्ट और क्वांटिटी दोनों साथ में आ जाए तो क्वांटिटी को लेट करना और फिर उसके बाद उससे कॉस्ट निकालना टोटल। तो ये हमने सेकेंड कैटेगरी कर ली, जिसमें प्रॉब्लम्स आपके आर्टिकल्स और उनकी कॉस्ट से रिलेटेड थे। पहली कैटेगरी हमने कर ली थी कि वो डिपेंड करते थे आपके फ्रैक्शंस पर। ठीक है, कि फ्रैक्शन कैसा क्या है। तो आज टोटल हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा एज रिलेटेड सवालों में करेंगे, कि यानी कि ओल्डर, यंगर, इस टाइप से। ठीक है, तो आज बस ये 3 ही कैटेगरीज रहेंगी, फिर उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट में मूव करेंगे। ठीक है, बट याद रखना मुझे सिर्फ इक्वेशंस भेजना चेकिंग के लिए। ठीक है।